नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकॉनमी। मैं हूँ दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम डिमांड फंक्शन निकालेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का, जो पूर्णतया पूरक वस्तुएं होती हैं उनका डिमांड फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। पूर्णतया पूरक वस्तुओं का मतलब ये होता है कि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम एक निश्चित अनुपात में कंज्यूम करते हैं, और इन वस्तुओं का जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो एल आकार का होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का इनका इंडिफरेंस कर्व बनता है, इस प्रकार का। इसका मतलब है कि ये जो वस्तुएं हैं वो इस अनुपात में जब यूज होगी, ये पॉइंट है ए बी सी, इस तरह के, तो ए की अपेक्षा बी पर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम एक्स की क्वांटिटी यहाँ से बढ़ाकर यहाँ कर दें तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है दैट द गुड्स आर बीइंग कंज्यूम्ड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन चेंज करने से सेटिस्फैक्शन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। सेटिस्फैक्शन तभी बढ़ेगा जब उसी प्रोपोर्शन में वस्तुओं की मात्रा हम बढ़ाएंगे। जैसे अगर ये हम 1:1 में यूज कर रहे हैं तो 1x 1y पर एक सेटिस्फैक्शन है, 2x 2y पर दूसरा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 3x 3y पर सेटिस्फैक्शन और बढ़ जाएगा। तो जब हम प्रोपोर्शन को मेंटेन रखते हुए वस्तुओं की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़ेगा। अदरवाइज सिंगल कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ाने से हमारे सेटिस्फैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो इंडिफरेंस कर्व हैं उनका जो यूटिलिटी फंक्शन होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, U इज इक्वल टू मिनिमम अल्फा एक्स बीटा वाई। इस यूटिलिटी फंक्शन का लिखा जाता है। जैसा हमने कहा कि इसमें चूंकि जो वस्तुएं हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही यूज होती हैं, तो अनुपात बदलने से सेटिस्फैक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होगा कि अगर एक निश्चित अनुपात में ये वस्तुएं यूज हो रही हैं तो जो अनुपात डिसाइड किया गया है उस अनुपात में वस्तुओं की जो मात्रा है उन दोनों से एक समान सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। इसका इम्प्लीकेशन ये हो गया दैट अगर यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है तो हमें दोनों वस्तुओं को समान अनुपात में बढ़ाना पड़ेगा, और ये तब हो सकता है जब ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाए। अगर ये कंडीशन नहीं पूरी होगी तो फिर हम यूटिलिटी बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में फिर ये हो गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। दिस इज द रेशियो इन विच द गुड्स मस्ट बी कंज्यूम्ड। अब इस रेशियो को मल्टीप्लाई करते हुए अगर आप चाहते हैं तो x की मात्रा और y की मात्रा बढ़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग यूटिलिटी भी आपकी बढ़ेगी या सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो यूटिलिटी फंक्शन है उसमें यूटिलिटी इंक्रीज करने के लिए जरूरी शर्त है दैट द गुड्स कंजम्पशन मस्ट बी इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन इन गिवन प्रोपोर्शन। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सेटिस्फैक्शन पर कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। अब चूंकि ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल आकार का है तो यहाँ पर हम सामान्य कैलकुलस का नियम लागू नहीं कर सकते। सामान्य कैलकुलस का जो नियम ये कहता है दैट एट इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड इक्वल प्राइस रेशियो। लेकिन इस नियम के लागू होने या इस शर्त के लागू होने के लिए जरूरी ये है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस, और यहाँ पर ये कंटिन्यूअस है नहीं, ये वर्टेक्स है,
एक शीर्ष है इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको टेंजेंसी पॉइंट नहीं मिल सकता है, जो कि रिक्वायरमेंट होता है कैलकुलस पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कैलकुलस के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज तब करते हैं जब बजट रेखा टेंजेंट होती है इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ वर्टेक्स है, तो यहाँ टेंजेंसी का सवाल पैदा नहीं। लेकिन जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो हो सकता है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये हमारी बजट लाइन है, ये बजट लाइन है RS, तो यहां पर जो इंडिफरेंस कर्व होगा वहां पर सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये पॉइंट ही केवल एक ही पॉइंट है जहां बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को क्रॉस कर रही है। बाकी जो पॉइंट होंगे यहाँ पर, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, तो इसका संबंध इस इंडिफरेंस कर्व से होगा, और इस इंडिफरेंस कर्व पर जो यूटिलिटी हो यहाँ होगी। निश्चित रूप से इस पॉइंट की अपेक्षा यहाँ पर यूटिलिटी कम है, सेटिस्फैक्शन कम है, तो बेस्ट जो है वो ये पॉइंट आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए ये देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व का वो कौन सा पॉइंट है जो बजट लाइन पर पड़ रहा है, और इस तरह से हम सोल्यूशन। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है u इज इक्वल टू मिनिमम x टू y। अब इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 2y, x अपॉन y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि ये जो एक y है इसके साथ 2x का कंजम्पशन किया जाएगा। बजट कांस्टेंट हमारा px इंटू x प्लस py इंटू y इज इक्वल टू। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू इसमें रख दें तो देखिए क्या निकलता है। x इज इक्वल टू 2y, तो ये हो गया px इंटू 2y प्लस py टू y इज इक्वल टू y कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2px प्लस py इज इक्वल टू y इज इक्वल टू I अपॉन 2px प्लस p। ये हमारा डिमांड फंक्शन आ गया। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू रख दें यहां से y इज इक्वल टू x बाई 2, अगर हम इस बजट कांस्टेंट में y की वैल्यू रख दें तो क्या आता है, यहां देखिए px इंटू एक्स प्लस py इंटू y की जगह हम x बाई 2 लिख देते हैं, x बाई 2 इज इक्वल टू y। अब यहां से हम कॉमन कर लें x कॉमन हो गया, तो px प्लस py बाई 2 इज इक्वल टू i। x इज इक्वल टू i अपॉन px प्लस py बाई 2। ये हमारा आ गया x का डिमांड फंक्शन। तो ये x का डिमांड फंक्शन हो गया और ये y का डिमांड फंक्शन हो गया, जब हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो इस प्रकार का है। इन जनरल अगर हम जनरल फॉर्म में इसको देखना चाहते हैं, इसके बजाय हम इसके माध्यम से यूटिलिटी फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो
आप देखिए ये है पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज इक्वल टू आई। हम इससे जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में, तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा अल्फा अपान बीटा इंटू एक्स। अब इसमें हम वैल्यू रख दें y, अगर हम इसमें बजट कंस्टेंट में y की वैल्यू रख देते हैं तो पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई की जगह हम ये लिख देते हैं अल्फा अपान बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू आई। अब x को हम कॉमन कर लें, x ये हो गया पी एक्स प्लस अल्फा अपान बीटा पी वाई इज इक्वल टू आई। एक्स इज इक्वल टू आई अपान पी एक्स प्लस अल्फा अपान बीटा पी वाई, ये x का डिमांड फंक्शन। इसी तरह से हम y का डिमांड फंक्शन भी निकाल सकते हैं। तो अगर वस्तुएं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो उनका जो डिमांड फंक्शन है वो हम कैलकुलस के आधार पर नहीं निकाल सकते, बल्कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट होती है कि जो वस्तुएं हैं एक निश्चित अनुपात में यूज होती है, तो वस्तु की उस अनुपात की जो मात्रा होती है उन दोनों से एक समान सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, और उस कंडीशन को हम बजट कांस्टेंट में रख करके डिमांड फंक्शन का निर्धारण करते हैं। डिमांड फंक्शन यहाँ हमको यूजुअल दिख रहा है कि x की जो डिमांड है वो x वस्तु की कीमत के इनवर्स रिलेशन में है, और साथ साथ y वस्तु की कीमत के साथ भी ये इनवर्स रिलेशन में है। वीडियो पर अपनी राय दें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।